किसी ने क्या खूब कहा है कि राह में रोक लेना तो रुसवाई है, साथ चल या मेरा रास्ता छोड़ दे। तो रास्ता छोड़ने के लिए आपके साथ नहीं आए हैं, साथ चलेंगे, लंबा चलेंगे, बहुत सी कहानियाँ सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही अपने सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। आज की कहानी प्रख्यात कहानीकार कमलेश्वर के संकलन में से। कहानी का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन की अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। इतना कि करीब 400 पाउंड का खर्च उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी थी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों ने छाप दी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा तक नहीं, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, और वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच भी जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लाट यानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक चली गई। रानी आए, नाक न हो, एकाएक यह परेशानी बढ़ गई।
बड़ी सरगर्मी से शुरू हुई। देश के खैरखाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए, क्योंकि सभी एकमत से इस बात पर सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं बचेगी। उच्च स्तरीय मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मरानों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ तो लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे। उनकी हालात देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस मूर्ति के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ करें, पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं और मुझे कुछ पता नहीं चला। हुक्मरानों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो, काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोजने की है और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण तुरंत अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकला। कुछ दिन बाद हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यश लगता है विदेशी पत्थर है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। एकाएक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं रखना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की काफी सारी मूर्तियां हैं। अगर आप लोग ठीक समझें, मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। फिर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय आदि को भी देखा, नाप जोख की। फिर बिहार की ओर चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा
और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक की बराबरी की कोई नाक निकली ही नहीं। सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। सुनकर सब एक बार फिर हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाए। यह सोचकर कलाकार वहां भी पहुंचा, पर वो नाकें भी फिट नहीं बैठी। अब बताइए, अब क्या करूं? राजधानी में सारी तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, बस नाक नहीं थी। बात फिर हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लगी गई तो फिर रानी के स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई है उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, ढूंढना मेरा काम है। आप सिर्फ इजाजत दीजिए। आपस में फिर कानाफूसी हुई और आखिरकार मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का भी अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। कमलेश्वर ने यह कहानी क्या सोचकर लिखी? क्या वो कहना चाहते थे? क्या वो समझाना चाहते थे? क्या आपने सुना? क्या आपने समझा? और क्या आपने गुना? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।